आवाज आ रही है? ठीक है। कल कहाँ तक निपटा लिया था हम लोगों ने? रिएक्ट के कंसेप्ट भी देखे थे, कंपोनेंट भी देखा था, लाइफ साइकिल हो गया था, क्लास कंपोनेंट भी देख लिया था, थोड़ा सा स्टेट भी देख लिया, कंपोनेंट और टाइप्स भी देख लिया, उसके कॉल कॉल बैक रह रहा है, प्रॉप्स कल कैसे यूज करते हैं वो बता दिया था, डेटा बाइंडिंग दिखा दिए बट बताई नहीं, उसको भी आज क्लियर कर देता है, कंडीशनल रेंडरिंग ये भी क्लियर कर देता है, इवेंट प्रोपगेशन फॉर्म बिल्डिंग रीयूजेबल कंपोनेंट ये हो गया है, प्रॉप्स भी हो गया है, पासिंग चिल्ड्रन यूजिंग रिएक्ट डेव टूल, ठीक है, रिएक्ट बेसिक जो हुक्स थे वो बता दिए थे। आज राउटिंग नेविगेशन पिक करेंगे एज अ नया मॉड्यूल, और बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो बच रहे थे चीज़ें, वो कवर अप करते हैं। तो इसमें पहले स्टार्ट करते हैं। यूजर एफ ना, हाँ यूजर एफ भी बता देंगे। यूजर एफ काम आएगा जब फॉर्म को बनाएंगे, आज ही फॉर्म बनाएंगे तो उसमें आसान हो जाएगा। रिएक्ट की कंसेप्ट, चलो स्टार्ट करते हैं पहले कॉल बैक से, ठीक है। कॉल बैक के बाद स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स, और फिर उसके बाद राउटिंग नेविगेशन। तो कॉल बैक को समझने के लिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट इफेक्ट जो कल बनाया था इसको कमेंट कर देते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं काउंटर डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये एक प्लस बटन लेगा, एक माइनस बटन लेगा, और बीच में जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो उसको हम शो करेंगे। इनिशियली उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, प्लस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट करेगी, और माइनस पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट करेगी, ठीक। ये अचीव करना है हमको, ठीक है। और सब कुछ हम अटेम्प्ट करेंगे कि रीयूजेबल कंपोनेंट के जैसा बनाए, और इसमें स्टेट कैसे यूज करना है, स्टेट का भी देखते हैं रोल कैसा होता है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। काउंटर कंपोनेंट, और इसको उधर आके इंपोर्ट कर लेते हैं काउंटर कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट हमारे यहाँ पे विजिबल है, अब इसको यूजेबल बनाते हैं। इस पे एक डिव लेते हैं, यहाँ पे इस डिव को क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स, और दूसरा देते हैं फ्लेक्स डैश कूल। काउंटर कंपोनेंट को एक ई टैग के अंदर ले लिया, जो ये है, इसको एक
क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। चलो अभी एक बार बटन ऐसे ही बनाते हैं जो नॉर्मल तरीका होता है, माइनस प्लस, और यहाँ पे एक ई टैग जिसके अंदर वैल्यू होगी। ठीक है, पहले गलत तरीका, कौन आया, पहले गलत गलत तरीके से ट्राई करते हैं। और जो कल अटेम्प्ट करके दिखाया था कि वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है बट यूआई पे नहीं दिख रहा है कुछ, पहले उससे करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर चलो पहले यूआई देख लेते हैं, यूआई कुछ अभी ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देते हैं। क्लास नेम बीजी रेड 500 50 px, हाइट भी दे दी इसकी 50 px। कहीं तो आ रहा है ये कॉन्स्टेबल ऐसा, इसको राउंडेड एलजी पूरे को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसका कलर दे दिया ग्रीन। ग्रीन पे करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, रेड पे करोगे तो वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू ले ली इनिशियली 0। टेक्निकली कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेट काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ पे काउंटर वैल्यू, अच्छा जो बताया था इसमें, कहाँ गया टॉपिक, डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग इसी को बोलते हैं कि आप स्क्वायर करली ब्रैकेट के अंदर किसी भी वेरिएबल को अगर आप लिखोगे तो वो मतलब उसका नाम, अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी ना एक काउंटर वैल्यू एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसके अंदर कर दूं तो यहाँ पे उसका वैल्यू मुझे दिखने लगेगा। बस यही होता है इसका यूज, एक्सप्रेशन के जैसा तुम यहाँ पे इसको शो कर रहे हो। टेक्निकल टर्म है इसका एक्सप्रेशन। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालोगे तो आप इवेलुएट कर रहे हो इसकी वैल्यू को एज ए एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसके अंदर कोड लिख सकते हो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, अभी दिखाते हैं वो भी कैसे। ये ऊपर जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, क्लास नेम पी एक्स चार, टेक्स्ट सेंटर, अभी ये बीच में आ गया। ठीक है, अब प्लस और माइनस के लिए, क्योंकि ये बटन है, ठीक है, तो बटन के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमको इवेंट मिलता है बटन के ऊपर, ऑन क्लिक। कल भी ये देखा था और अभी ये दोबारा यूज में आएगा, इसको बोलते हैं ऑन क्लिक। ठीक, अब ये ऑन क्लिक दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। तो दो फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, और एक बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट। ठीक है, और जब हम माइनस वाली बटन करेंगे तो यहाँ हैंडल डिक्रीमेंट कॉल हो गया, और यहाँ पे हैंडल इंक्रीमेंट कॉल हो गया। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे लॉग भी कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल्ड। ठीक, यहाँ पे करते हैं डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, इतना कर लिया, अब इसको चला के देखते हैं इतना चल रहा है कि नहीं। इसको क्लियर किया,
अभी प्लस किया तो ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है। अभी आ रही है। अब आ रही है। अभी क्या था कि इसको मैंने चला के देखा, अगर प्लस में प्रेस करूंगा तो ये कंसोल पे दिखाएगा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल, और अगर मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल। ठीक। तो जैसे ही प्लस प्लस किया तो देखो ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है, और माइनस पे करा तो ये डिक्रीमेंट फंक्शन। अभी भी लेकिन वैल्यू जो है वो जीरो है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिससे वैल्यू टॉगल होगी हमारी। इंक्रीमेंट के अंदर कर देते हैं कि काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू काउंटर वैल्यू प्लस वन। ठीक है। इसको इसके ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ पे इसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो प्रिंट करा देते हैं, काउंटर वैल्यू। सेम काम यहाँ भी किया, यहाँ पे कर देते हैं माइनस वन, और यहाँ पे इसकी काउंटर वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ठीक। कल के जैसा सीन कि प्लस करूँगा तो यहाँ तो इंक्रीमेंट दिखाई देगा और डिक्रीमेंट भी दिखाई देगा, बट यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये स्टेट के साथ लिंक्ड नहीं है। तो अभी पहले एक स्टेट वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे काउंटर की वैल्यू हम लोग डालेंगे। ठीक। तो कल जो स्टेट वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करना बताया था, कॉन्स्ट, इधर लिखेंगे यूज स्टेट। जैसे यूज स्टेट लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ऐसा लिख लेना, यूज स्टेट। ये डिस्ट्रक्चर हुआ है कहाँ से? रिएक्ट के अंदर से। और इस पे काउंटर की हमें इनिशियल वैल्यू देनी है, वो हमें दे दी जीरो। यहाँ पे हम कॉल करेंगे, सॉरी, वैल्यू जो वेरिएबल का नाम देना था वो है हमारा काउंटर वेरिएबल, और सेट काउंटर वेरिएबल। ठीक है। तो अब भी एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट करा था इसकी जगह पे उठा के इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और ये जो डिक्रीमेंट वाला था इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक। अभी अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे तो काउंटर वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट भी होगी और डिक्रीमेंट भी होगी। ठीक है। अभी ये नेगेटिव वन हो रही है क्योंकि जीरो के नीचे चली गई। जैसा एक्सपेक्टेड था ये वैसा ही है। ठीक। अब अगर मुझको एक से ज़्यादा काउंटर चाहिए थे, सपोज करो एक, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता चार काउंटर। यहाँ पे हमने अपने काउंटर को रीयूज कर लिया। ठीक है। ये देखो इस तरीके से। और सबकी वैल्यू जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मतलब जो यूज स्टेट इसके लिए तुमने लिया था इस कंपोनेंट के लिए, वो इंडिपेंडेंट है। इस वाले का जो है वो भी इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसको अगर इंक्रीमेंट करूंगा ना तो फाइव बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। मैंने इसको इंक्रीमेंट करा तो फाइव के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया जो ऊपर लिखा हुआ था। ये इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है। इसको मैं कम करूंगा तो यही कम होगा, ऊपर वाले पे कोई असर नहीं होगा। एक तो ये चीज थी जो बताना था। अब कल जैसे बताया था मैंने कि, अच्छा, बटन को भी रीयूजेबल बनाने की बात हो रही थी, तो बटन का भी अभी एक कंपोनेंट बनाएंगे जो हम रीयूज करेंगे। ठीक है। ये ये जो कोड है ये नॉर्मल HTML की बटन थी। ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसका बनाते हैं हम लोग, बटन का। इसको दे देते हैं काउंटर बटन। कोड में कुछ खास चेंज नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली जो हम यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हमने एक काउंटर बटन बना दी। ठीक है। अब क्या है, कल जैसे प्रोडक्ट डिटेल वाला था उसके अंदर हमने कुछ प्रॉप लिए थे जो प्रोडक्ट का
डेटा लेके आ रहा था, जैसे एमएस डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह वगैरह, वो सब हमने एज अ प्रॉप पास करे थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे जो काउंटर बटन है हम उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमको लेवल का टेक्स्ट देना है, क्योंकि ये बटन तो कॉमन बनानी है हमको। ठीक है। ये बटन कॉमन बनाने वाले हैं हम। और उस पे हम ये जो माइनस का सिंबल आ रहा है, ये प्लस का सिंबल आ रहा है, इसको भी हम लोग एकदम जर्नल रखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मतलब प्रॉप्स ले लेते हैं, लेबल। ठीक है। यहाँ से हम पास करेंगे लेबल, और लेबल के अंदर वैल्यू दे देंगे माइनस। और यहाँ पे हम लेबल लिख देंगे। ठीक है। सेम काम करेंगे हम इसके लिए, प्लस वाली के लिए। हमने कॉल करा काउंटर बटन। ठीक। यहाँ पे इसका लेबल दे दिया हमने प्लस। यहाँ तक कोड में देखोगे तो कोई चेंज नहीं आया है, यूआई वाइज वैसे ही दिखेगा। बस खाली हाँ, अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज चाहिए थी तुमको। ठीक है। एक तुम यहाँ पे कलर ले सकते हो। अब यहाँ से तुमको कलर प्रॉपर्टी भी तुमको देनी पड़ेगी। कलर प्रॉपर्टी पे तुम अपना कलर यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, जैसे बीजी डैश, और नीचे वाले को दे दो ग्रीन। अब कलर प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होती है? क्लास के अंदर। ठीक है। तो देखो, इसको करने का एक तरीका है। कीबोर्ड पे स्केप बटन होती है, स्केप बटन के नीचे बैकटिक ऑपरेटर होता है। तो एक बैकटिक लगाओ जब भी हमको डायनेमिकली यहाँ पे अपनी क्लास नेम लगानी, तो हमने इसको बैकटिक से ऐसे कर दिया, और इसको पूरे को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब हम इस बैकटिक के अंदर लगाएंगे डॉलर का साइन। डॉलर के साइन साइन के अंदर भी एक कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम अपना वेरिएबल पास कर देंगे। इस तरीके से हम डायनामिकली किसी भी वेरिएबल से वैल्यू उठाएंगे, मतलब एज अ स्ट्रिंग। जैसे पाइथन में या सी में आप लोग अपेंड करते हो स्ट्रिंग को, कॉनकैटेनेशन जिसको बोलते हैं, प्लस का यूज करके। तो प्लस का यूज इस पे भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा कूल तरीका है इसमें करने का। ठीक है। यहाँ से इसका कलर आ जाएगा। अब देखते हैं कितना चेंज आया। देखो, वैसे ही चेंज आ गया यहाँ पे। एक मिनट रुकना। यहाँ तक एकदम सेम है कोड। ठीक है। बट एक चीज ब्रेक हो गई हमारी इतना रिफ्रैक्टर करने के बाद, कि अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा या माइनस पे करूंगा तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि ऑन क्लिक जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जो ये टॉपिक में पता लगेगा, जो समझोगे तुम लोग, वो है कॉल बैक। ठीक है। कल जैसे प्रॉप के अंदर हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को पास करा था, अब हम प्रॉप के अंदर एक फंक्शन पास करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन पास करने वाले हैं। अब फंक्शन कैसे पास करेंगे? जैसा प्रॉप पास करा था वैसे ही हमारा एक फंक्शन जाएगा। पहले जो भी फंक्शन पास कर रहे हैं उसका नाम देते हैं यहाँ पे। ठीक है। सपोज करो एक, क्योंकि काउंटर बटन है तो एक जर्नल नाम दे देते हैं ऑन क्लिक। बटन है तो एक जर्नल नाम दे दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमको कुछ कराना है। ठीक है। सेम ही फंक्शन नीचे दे दिया, ये भी होगा हमारा ऑन क्लिक। और जब हम काउंटर बटन प्लस पे क्लिक करते थे, जब काउंटर बटन प्लस पे क्लिक करते थे तो हम लोग कॉल कराते थे हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है। और जब माइनस पे क्लिक करते थे तो हम लोग कॉल कराते थे हैंडल डिक्रीमेंट।
तो फंक्शन का हमने यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया हैंडल डिक्रीमेंट, यहाँ पे पास कर दिया हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ से चीजें देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, 10 मिनट का कंसंट्रेशन चाहिए। अब देखो जैसे लेबल और कलर को हमने डिस्ट्रक्चर करा था, वैसे ही हमको यहाँ पे ऑन क्लिक मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ऑन क्लिक फंक्शन हमको यहाँ पे मिल गया। अब ये रुको, ऑन क्लिक को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑन काउंटर क्लिक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। और इसको भी ऑन काउंटर क्लिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो मिला हमको वो ऑन काउंटर क्लिक मिला। और ये जो ऑन क्लिक था यहाँ पे, ये HTML का ऑन क्लिक था, मतलब HTML की जो बटन एलिमेंट मिलता है ये उसका ऑन क्लिक है। ठीक है, और ये वाला जो काउंटर ऑन क्लिक था ये हमारे वाले बटन को एक रेफरेंस दे रहा है। समझे? अब मैं करने के वाला हूँ, इस ऑन काउंटर क्लिक को यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा। समझे? देखो फिर से समझो। इनिशियली हमने क्या करा था, इनिशियली हमने एक बटन बनाया था। ठीक, वो जो कि ये कमेंटेड है, और उस बटन के ऊपर जो ऑन क्लिक लगा हुआ था उसके ऊपर हमने डायरेक्टली एक फंक्शन कॉल कर दिया, हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, और वैसे ही ये एक इंक्रीमेंट वाला था तो इंक्रीमेंट कॉल करा, जो डिक्रीमेंट था उस पर डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल करा दिया। ठीक, अभी इसको एक लेवल और ऊपर लेके गए। हमने बोला कि यार देखो, बटन जो है वो मेरा, मैं बार बार कस्टम CSS लिखूं उससे अच्छा हो सकता है कि ये बटन मेरा और भी ज्यादा डायनेमिक हो, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, मतलब एक बटन जिसको हम किसी भी तरीके से शोकेस करें अपने UI के अंदर। तो यहाँ पे हमने उसको नाम दिया काउंटर बटन, और नॉर्मल बटन का कोड लिखा, और जितना भी कस्टमाइजेशन चाहिए था, जैसे कल बताया ना डेट कंपोनेंट का कंसेप्ट, कि कुछ था ही नहीं उसके अंदर। तो इनिशियली इस बटन के अंदर कुछ नहीं था, और जो कुछ भी डेटा आया वो मेरे पास प्रॉप से आया। कलर आया, उसका लेबल आया, मतलब जो माइनस प्लस आ रहा है वो लेबल है, कलर है वो जो रेड और ग्रीन जो दिख रहा है। अब बात आई कि क्लिक कैसे हैंडल करूं, बटन पे तो मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक अलग कंपोनेंट था। ठीक है, और ये इसके अंदर भी नहीं था। तो अब क्लिक मैं इस पे करूंगा, और हैंडल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये कहीं और लिखा हुआ है, किसी और कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है। ये कंपोनेंट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया। तो या तो ये मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दूं, तो कोई फर्क नहीं, जैसे यहाँ पे चल रहा था इन दोनों से वैसे यहाँ पे भी चलने लगेगा। बट ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसे करा कि बटन को ही अलग कर दिया। तो अब हमने क्या करा कि हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट दोनों का ही रेफरेंस पास कर दिया प्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ऑन काउंटर क्लिक एक रेफरेंस के जैसे काम कर रहा है ऑन क्लिक के लिए। तो अब होगा कि जब मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो वो समझेगा कुछ इस तरीके से कि भाई देखो, इसको क्या कॉल करना था, ऑन काउंटर क्लिक। अब ऑन काउंटर क्लिक के अंदर क्या आया है इसको नहीं मतलब है, इसका काम है कि जैसे ही बटन पे क्लिक करा इसको कॉल कर देना। ठीक है, अब जब इस पे ये कॉल करेगा, नेगेटिव बटन मतलब माइनस वाली बटन के केस में ये कॉल कर देगा डिक्रीमेंट वाले को, क्योंकि हमने पास ही ये करा था ऑन काउंटर क्लिक के अंदर, हैंडल डिक्रीमेंट कॉल करा है। तो यही फंक्शन उठ के वाया प्रॉप होते 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 यहाँ पे आया, मैंने जैसे ही दबाया तो डिक्रीमेंट वाला ही कॉल हुआ, और डिक्रीमेंट वाले को जो करना था उसने काम अपना कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वेटिंग फॉर मोर थम्स अप। ठीक है, देखते हैं इतना रायता तो फैला दिया, देखो चलता भी है कि नहीं। देखो प्लस पे क्लिक किया तो चल रहा है, माइनस पे क्लिक किया तो भी चल रहा है, ये कर रहे हैं तो भी चल रहा है, ये कर रहे हैं तो भी चल रहा है। ठीक है, और चार के चारों ना इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं।
अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या बेकार से एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये बेकार एग्जाम्पल नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल पिक करा है, क्योंकि बात करी थी अमेजोन की। तो अब अमेजोन खोल लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर जाओगे, इधर जाओगे, ऐड टू कार्ट करोगे और कार्ट के अंदर जाओगे, तो चलो यहाँ पे तो डायरेक्टली इन्होंने क्वांटिटी दे दी। कुछ कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट में प्लस और माइनस का ऑप्शन आता है, जहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो। हाँ, तो इस वजह से मैंने काउंटर का एग्जांपल लिया कि ये काम कैसे करता है। और साथ में कॉल बैक क्या होते हैं वो भी तुमको एक आइडिया लगा कि भाई जब, अच्छा हाँ, अभी देखो क्या था। ये जो कंपोनेंट था काउंटर कंपोनेंट, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट था, ठीक है। और चाइल्ड कंपोनेंट था काउंटर बटन। ठीक। तो हमने क्या करा, जो इवेंट मेरा फ्लो कर रहा है, मतलब जो क्लिक इवेंट है वो फ्लो कहाँ से कर रहा है, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये घूमता 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 ऊपर आता है। ठीक है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है काउंटर कंपोनेंट के अंदर। बॉटम टू टॉप जा रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट है इसका फ्लो। ये समझ में आया? ठीक है। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं जहाँ पे जो फ्लो है वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं जाएगा, पेरेंट से ही चाइल्ड की तरफ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे तो उसकी यूजेबिलिटी नहीं है, बट दिखाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कुछ ऐसा कि चलो एक फ्रेश कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसको देते हैं कॉन्स्ट फ्लो चेक, ऐसे ही बता देते हैं।
डेटा रिसीव की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉग करके चेक कर लेंगे। टेक्निकली तो ज़रूरत इसकी भी नहीं है। देखो अभी यूज इफेक्ट के अंदर लगा दिए, तो इवेंट जो फ्लो करेगा वो उल्टा फ्लो करेगा। पेरेंट कॉल्ड मी, ठीक है, अभी ये उल्टा फ्लो जा रहा है। अच्छा, कॉल बैक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग भी बता देते हैं उसका, छोटा सा टॉपिक है। देखो कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं जब स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट हमको दिखाने होते हैं और कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं, ठीक है, और वो किसी कंडीशन के ऊपर था। वो कैसे करते हैं उसको चेक कराते हैं। सपोज करो मैं एक पी टैग बनाता हूँ। देखो यूज केस बताता हूँ कैसा हो सकता है। अभी क्या है, यहाँ पे देखो साइन इन लिख के आ रहा है, ठीक है, और जब मैं साइन इन मैं कर जाता हूँ तो वेबसाइट पे साइन इन कभी लिख के नहीं आता, उसके बदले पे साइन आउट लिख के आता है और ये चीज़ छुप जाती है। तो ये जो रन टाइम पे होता है ना, इसको बोलते हैं कंडीशनली रेंडर करना। तो किसी कंडीशन के बिहाफ पे कुछ चीज़ें स्क्रीन पे दिखानी होती है और छुपानी होती है। वैसे उतना सा कंसेप्ट है। मान के चलो यही लॉगिन का एक बिहेवियर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक नई फाइल बना लेते हैं, login.jsx, sfc login। अभी के लिए डमी डेटा से खेलेंगे डेव। यहाँ पे एक बटन लगाते हैं। अब क्योंकि हमें वैल्यूज के साथ खेलना है तो स्टेट, यूज स्टेट का काम पड़ेगा हमको, कॉन्स्ट यूज। और एक बूलियन वेरिएबल अब की बार यूज करते हैं, ठीक है, और जिसकी वैल्यू ले लेते हैं इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे लेते हैं सेट इज लॉग्ड इन, ठीक है। ये क्या करेगा, इनिशियली बता दिया इस लॉगिन जो है वो फॉल्स है, ठीक है, और एक फंक्शन बना लेते हैं कुछ, कॉन्स हैंडल लॉगिन, और यहाँ पे
वैल्यू कुछ दिखाते हैं इसकी। ऑन क्लिक पे हमको कॉल करना है हैंडल लॉगिन। यहाँ पे वैल्यू दे ही देता है लॉगिन। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। और इस कंपोनेंट को यूज़ भी कर लेते हैं आगे app.jsx के अंदर। ठीक, और लॉगिन के अंदर console.log लॉगिन कॉल, इतना करके चेक कर लेते हैं लॉगिन कॉल चल रहा है। ठीक है, चलो इसी बटन के साथ। अभी क्या था कि मुझे बिहेवियर ऐसा सेट करना है कि मैं जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। मतलब सेट इज लॉग्ड इन जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा यूजर स्टेट का, और इस लॉगिन की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस सीधा ऐसे कर दिया सेट इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे वैल्यू हमारी नॉट ऑफ इज लॉग्ड इन। ये कुछ खास नहीं करा है, चलो इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक, फॉर्मेट। अब क्या करना है, देखो लॉगिन तो हो गया। अब मान के चलो कुछ डेटा अगर स्क्रीन पे दिखाना है, सपोज करो यूजर नेम, सेट यूजर नेम। देखो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही हो रहा होता है। ठीक है, एनोनिमस। ठीक है, अभी तक के लिए जब तक कोई यूजर नहीं है, मतलब लॉग्ड इन नहीं हो, या कर देता हूँ ऐसा गेस्ट, जब तक मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तब तक को जो यूजर नेम है मेरा वो गेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ई टैग के अंदर यूजर नेम अपना दिखाता हूँ। कुछ ऐसे ही दिखता होगा। ठीक है, जर्नल यूज केस की अगर बात करो, बाद में जब इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी ये लॉग्ड इन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा था, हे गेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा सेट इज लॉग्ड इन ट्रू, तो हम लॉगिन कर जाएंगे। मतलब ये सिर्फ बिहेवियर सिमुलेट करने के लिए है कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे यूज़र नेम भी सेट कर देते हैं, मान के चलो जॉन। और साथ में जो ये जो लॉगिन बटन है इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको तभी दिखाएंगे जब इज लॉग्ड इन जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, और जब इज लॉग्ड इन ट्रू होगा तो हम एक दूसरी बटन दिखाएंगे जिसको बोलते हैं हम लॉग आउट। ठीक है, अब ये लॉग आउट को हैंडल करेगी, हैंडल लॉग आउट। क्या हो गया, कहाँ पे, ये रुको बताते हैं अभी क्या हुआ। देखो ये जो कंडीशन है इसको ही बोलते हैं कंडीशनली रेंडर करना। देखो
थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी किसी चीज को अगर तुम इसके अंदर लिख देते हो एचटीएमएल के अंदर, वो ट्रीट होती है एज अ एक्सप्रेशन। ठीक। तो ये स्क्वायर, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट में मैंने जैसे ही डाला तो जो भी कोड इसके अंदर लिखा हुआ है वो ट्रीट होगा कि वो एक एक्सप्रेशन है। मतलब जैसे इफ कंडीशन होती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक। और ये बोलता है कि इज लॉग्ड इन अगर फॉल्स है, ठीक है, तो ही मुझे ये दिखाना है। मतलब इसको बोलते हैं ट्रूथी वैल्यू। मतलब एक तो ट्रू होता है, इसमें बोलते हैं ट्रूथी वैल्यू, TRUTHY। ट्रूथी वैल्यू, अगर ये पहला एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट होता है, ठीक है, तो ही हम दूसरा जो एंड के बाद लिखा है वो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो अभी देखो, इनिशियल वैल्यू हमने क्या लिए, इज लॉग्ड इन फॉल्स है, ठीक है। तो फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू होता है तो ही दूसरी जो वैल्यू है वो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो दूसरी वैल्यू क्या है, हमको बटन दिखाना है स्क्रीन पे, तो बटन हमको स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब इसको यहीं पे चेक करते हैं उल्टी कंडीशन की, अगर इज लॉग्ड इन हमारा ट्रू है तो हम इसको ये दिखाएंगे, बट अभी इज लॉग्ड इन हमारा फॉल्स है, तो जो लॉग आउट की बटन है ना, ये छुपी हुई होगी। ठीक। देखो, अभी क्या है कि इस लॉग बटन दोनों है, अभी कोड के अंदर बटन दोनों है, लेकिन दिख नहीं रही है। कंडीशनली रेंडर हो रहा है कि कंडीशन जब ये ट्रू होगी तो ये दिखेगा, कंडीशन जब ये ट्रू होगी तो ये दिखेगा। ठीक है। अभी मैं अगर लॉगिन के ऊपर प्रेस करूंगा तो होगा ये सेट इज लॉगिन, जो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ये जैसे ही ट्रू होगा, देखो तुमको अभी बताया था कि जब भी स्टेट अपडेट होता है ना तो चीज़ें री रेंडर होती है। HTML पे देखा तो वो फ्लैश करता था, कलर बदलता था, मतलब वो चीज़ री रेंडर हो रही है। अब जहां जहां भी इस लॉकडाउन की वैल्यू यूज करी है वहां वहां पे चेंजेस दिखेंगे। अब इनिशियली फॉल्सली आता, प्रेस किया बटन लॉगिन का, ये ट्रू हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा से रिएक्ट कैलकुलेट करेगा पीछे अपने आप। और ये जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बटन जो लॉगिन की है वो छुप जाएगी। ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, और जो पहले छुपी थी बटन वो स्क्रीन पे दिखने लगेगी। एक बार ट्राई करते हैं। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करा तो अभी नाम भी पलट गया, हे जॉन। ठीक है। और जो लॉगिन की बटन थी वो छुप गई, लॉग आउट की बटन आ गई। चलो लॉग आउट की बटन का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लॉग आउट की बटन जो है वो तुम्हारी रेड कलर की है। ठीक। अभी वापस से मैं अगर लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ही गेस्ट आ जाना चाहिए और लॉग आउट लॉगिन में चेंज हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है ना, ये कंडीशन के बिहाफ पे हो रहा है। बस इसी को बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ये क्लियर है कि नहीं? बाकी लोगों को क्या आ गया? अभी इसी कंडीशनल रेंडरिंग को थोड़ा सा दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, एक टर्नरी ऑपरेटर के जैसा। ठीक है। वो कैसे होता है वो बताता हूँ। यहाँ पे तुम लिखोगे इस लॉग्ड इन है, तो मुझे क्या दिखाना है, तो मुझे बटन ये दिखानी थी। और अगर नहीं लॉग्ड इन है तो मुझे ये दिखाना था। जैसे टर्नरी ऑपरेटर, पता होगा तुम लोगों को कि क्या होता है क्या? इफ एल्स ही है, मतलब उसका सस्ता तरीका समझ लो, टर्नरी ऑपरेटर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये वाला कोड रन करता है, एल्स में ये वाला रन करता है। देखो, जब दो इफ और एल्स की डायरेक्ट कंडीशन है तब तुम इसको यूज कर सकते हो।
और अगर मल्टीपल कुछ इंडिविजुअल चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पे तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके सही हैं, सिनेरियो के हिसाब से यूज कर लो। रन करके दिखा देते हैं। लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया। क्लियर। हम तो टर्नरी ही प्रेफर करते हैं, कभी कभी नेस्टिंग ज्यादा हो जाती है। बाकी लोगों को क्या, उनको क्लियर हुआ? ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म्स के ऊपर। एक लॉगिन फॉर्म प्रिपेयर करते हैं और उस पे एक एपीआई लगाएंगे और लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, टेलविंड का यूज़ करके। इसको भी प्रॉपर सेंटर पे लेके आते हैं।
ठीक है, सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म यहाँ पे बना लिया। सही लग रहा है फॉर्म? ठीक। अब एक काम करते हैं। देखो, अब फॉर्म के अंदर दो वैल्यूज हैं। ठीक है, एक है ईमेल और दूसरी है पासवर्ड। इन दोनों को किसी ना किसी स्टेट वेरिएबल के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो दो स्टेट वेरिएबल हमको चाहिए होंगे। एक होगा जो ईमेल को स्टोर करेगा, और जो कॉल होगा सेट ईमेल इनिशियली एम्प्टी। जो दूसरा वेरिएबल होगा वो पासवर्ड लेगा, और सेट पासवर्ड। ठीक है। अब जैसे बटन के ऊपर क्लिक इवेंट होता है, ऐसे ही इनपुट के ऊपर चेंज इवेंट होता है। मतलब चेंज, जब भी वैल्यू चेंज होती है तो वो ऑन चेंज जो है वो ट्रिगर होता है। तो जैसे ही ये चेंज होगा तो मुझे एक फंक्शन कॉल कराना है जो इसकी वैल्यू जो होगी वो निकाल के इसके अंदर सेट करा देगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, अभी तक क्या करते आए थे, हम लोग डायरेक्टली एक फंक्शन का एक, चलो पहले फंक्शन बना के चेक करते हैं। गेट ईमेल वैल्यू कंसोल डॉट लॉग। देखो, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं। अभी यूजुअली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे खाली हम ऐसे पास कर दे रहे थे हैंडल लॉग इन या हैंडल लॉग आउट। ठीक है, लेकिन हम वो वाला सिनेरियो नहीं हैंडल करते हैं कि जब कोई वैल्यू यहाँ पे हम दे रहे हो। ठीक है, जब हम डायरेक्टली इसको ऐसे चिपका देते, कॉपी करके ऑन चेंज पे हैंडल गेट ईमेल वैल्यू, तो ये क्या करता है, ये रेफरेंस पे ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट को पास करता है जिसको बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उस इवेंट ऑब्जेक्ट तो हमने बोला ई नाम से, मैंने उसको डिनोट कर दिया कि भाई जो एक इस फंक्शन के अंदर ई नाम का एक इवेंट जो है वो किसी ने पास कर दिया। अब ये गेट ईमेल फंक्शन हमने कॉल कब करा है, जब भी कोई इनपुट टेक्स्ट जो है वो चेंज होगा तो गेट ईमेल वैल्यू फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। चलो पहले इतना लॉक करके देखते हैं कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, ईमेल वैल्यूज, ये फंक्शन तो देखो कॉल हो रहा है। और एक चीज़ और देखना कि जितने बार मैं टाइप करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतनी बार ये कॉल हो रहा है। मतलब जितना भी चेंज इनपुट टेक्स्ट में मिलता है उतनी बार ही ये फंक्शन कॉल होता है। बैक टू बैक कॉल हुआ ही करता है। ठीक है, तो अब इस वाले प्रोसेस को देखते हैं कि जो ई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा था या इवेंट जो मिल रहा था उसके अंदर क्या क्या सेव्ड है। अब हमने ई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा। ठीक है, अब ई ऑब्जेक्ट को तुम प्रिंट करा के देखोगे ना, उसमें बहुत कुछ है। और इसी ई ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट करके एक
ये टारगेट क्या बताता है कि ये करंट इनपुट फील्ड है ना, ये मेरा टारगेट है। तो इसके अंदर से मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है। और टारगेट के अंदर वैल्यू आता है, वैल्यू को अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो जो तुमने लिखा था वो यहाँ पे तुमको दिखेगा। जैसे जैसे चेंज करोगे ऑब्जेक्ट कॉल होगा टारगेट के अंदर वैल्यू। ठीक है। तो अगर मुझे इसके अंदर से वैल्यू चाहिए तो मुझे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, शुरू में ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो ई भी है ना, वो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टारगेट एक और ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो एक की पड़ी हुई है। तो अगर जब मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी यूज़ करने के लिए। अगर मैं टाइप करूँ मेरा ईमेल, तो मुझे यहाँ पे देखो ईमेल एक्सेस होने लगे। ठीक है। अब जब ईमेल मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको मैं स्टेट वेरिएबल के अंदर सेव करा सकता हूँ। स्टेट वेरिएबल था मेरा ईमेल और सेट ईमेल। तो अगर मैं ये कर दूँ सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इससे एक चीज़ तो श्योर हो जाएगा कि ईमेल के अंदर मेरा पूरा का पूरा अपडेटेड हमेशा ईमेल पड़ा रहेगा। ये बताओ इतना क्लियर है फॉर्म से डेटा कैसे पिक करना है। ठीक है। सेम ही अगर मैं एक फंक्शन बना लूँ गेट पासवर्ड वैल्यू, तो सेट पासवर्ड कर दो, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और इस पासवर्ड वाली वैल्यू को इसके ऑन चेंज पे मैं कॉल करा दूंगा। ठीक। अब इनके जब भी मैं टाइप करता हूँ ईमेल और पासवर्ड को, तो इनके रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉल हो रहे हैं गेट ईमेल वैल्यू और गेट पासवर्ड वैल्यू। वो वैल्यूज यहाँ पे जाती हैं और ये क्या करता है, इन फंक्शंस के अंदर वैल्यू सेट कर दे रहा है मेरी। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड की। अब बारी आती है लॉगिन करने के लिए। जब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वैसे ही एक फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि ये क्लिक इवेंट है, तो बटन है तो क्लिक इवेंट है। कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लॉगिन कॉल्ड, मेरे को सेम फंक्शन बना हुआ है, इसको कमेंट करते हैं। हैंडल लॉगिन जो है इसको नीचे चिपका देते हैं। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन कॉल्ड, तो चीज़ें रिलेटेबल है। ठीक है। अब लॉगिन कॉल तो मैंने, आवाज, अरे यार म्यूट था। देखो यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, एक हैंडल लॉगिन फंक्शन बनाया। ठीक है। और हैंडल लॉगिन को इस बटन की लॉगिन पे क्लिक, और जब भी क्लिक करेंगे तो उसको कॉल करा दिया। ठीक है। बस इतना ही करा अभी के लिए। और उसके पहले जो बताया था वो ये था कि ईमेल की वैल्यू निकलेगी जब भी तुम टाइप करोगे, वो इसको कॉल करेगा गेट ईमेल वैल्यू को, और वो इसके अंदर स्टेट वेरिएबल जो लिया था ईमेल और पासवर्ड उसके अंदर सेट करा देगा। और फिर हैंडल लॉगिन क्या था, ये एक नया फंक्शन बनाया था जो इस बटन की क्लिक पे इन्वोक कर रहा था। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हैंडल लॉगिन पे क्लिक करते हैं
और जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर नेम था पासवर्ड था उसको निकालते हैं। ठीक है, निकालने में तो कुछ काम है नहीं, वो हमेशा ईमेल और पासवर्ड के अंदर अपडेटेड वैल्यू ही होगी। उसका रीज़न है कि जब भी चेंज टाइप करते हैं तो चेंज फंक्शन कॉल होता है ऑन चेंज, और ऑन चेंज क्या करता है, इन वैल्यूज़ को अपडेट कर देता है। तो सिंपल सा एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा ईमेल और पासवर्ड। हाँ, पूछो। हम्म, बताता हूँ। देखो अभी क्या हुआ, अभी हम लोगों ने सिंपल से टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू निकाली है। ठीक है, अभी मान के चलो पासवर्ड अगर रखा मैंने test123, इसको मैं काटूं और लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे अपनी ईमेल और जो पासवर्ड की वैल्यू है वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। इसको किया लॉगिन, तो देखो ईमेल पे एम्प्टी दिया, पासवर्ड पे तो उसने पासवर्ड दे दिया। देखते हैं ईमेल पे क्या इशू है। हीरो टारगेट डॉट वैल्यू, हीरो टारगेट डॉट वैल्यू। अब तो देगा, हाँ देगा। कोई चेंज नहीं था एक्चुअली, मैं रिफ्रेश नहीं हुआ था और टेक्स्ट फील्ड पे वैल्यू वही पड़ी हुई थी, बट स्टेट के अंदर वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करा तो मुझे ईमेल और पासवर्ड मिल गया। ठीक है, अब अगला सिनेरियो आता है इनका वैलिडेशन करना। लॉगिन फॉर्म अगर है तो इसको वैलिडेट करोगे कि भाई लॉगिन बटन जो है, ऐसा ना हो कि तुमने पासवर्ड नहीं डाला और तुमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो ईमेल तो चला गया सर्वर पे और पासवर्ड तुम्हारा एम्प्टी जा रहा है। तो फ्रंट एंड पे भी तुमको ना वैलिडेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब वैलिडेशन कैसे लगाओगे वो बता दे रहा हूँ। वैलिडेशन लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे ही तुमने हैंडल लॉगिन फंक्शन कॉल कराया, यहाँ पे एक चेक लगा लो। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है जैसे लोडैश हो गई, उसमें ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली वैलिडेट करने का। यहाँ पे मैनुअली लिखते हैं कि कैसे होता है। हमने बोला अगर ईमेल नल है या ईमेल जो है वो मेरा अनडिफाइंड है, या जो ईमेल है वो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो रिटर्न करा दो यहाँ पे, मतलब आगे कोड को बढ़ा नहीं ना दो। सेम काम करते हैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए। अगर पासवर्ड नल है, अनडिफाइंड है या पासवर्ड एम्प्टी है तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, यहीं से इसको रिटर्न करा देंगे। अभी देखते हैं कि रिटर्न मतलब उसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर कुछ भी इशू होगा तो कंसोल डॉट लॉग जो है वो बटन प्रेस करने पे कॉल नहीं होना चाहिए। देखो पासवर्ड मेरा एम्प्टी है, ईमेल पे मैं डालता हूँ कुछ ABC, पासवर्ड एम्प्टी है, इसको काटते हैं, लॉगिन किया। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ बट यहाँ पे लॉग पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे वैलिडेट करा के लॉग भी कराते, कंसोल डॉट लॉग ईमेल में तकलीफ, पासवर्ड में तकलीफ। पासवर्ड नहीं डाला था तो पासवर्ड में तकलीफ थी। अब अगर मैं पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो बोल रहा है ईमेल में तकलीफ। तो वैलिडेशन तो हमारा यहाँ तक हो गया, बेसिक वैलिडेशन जो होता है वो यहाँ तक हो गया। तो अभी तक जो सीखा ना उसमें यह था कि पहले फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड थी, इनपुट फील्ड से वैल्यू कैसे उठाई, ऑन चेंज फंक्शन देखा इनपुट फील्ड का, उससे वैल्यू निकल के स्टेट के अंदर कैसे गई, इस पर्टिकुलर फॉर्म जो कंपोनेंट था फॉर्म कंपोनेंट, उसके स्टेट के अंदर कैसे हमने स्टोर करी।
और फिर उसके बाद लॉगिन पे जब तुम क्लिक करते हो तो उन जो वैल्यूज़ को लॉक करा और उन वैल्यूज़ के ऊपर वैलिडेशन भी करा, ईमेल और पासवर्ड की। हेलो, रीशेयर कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू हो गया था। दिख रहा है अभी? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? रुको एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है तो ठीक है। देखो, यहाँ तक समझ में आ गया था ना क्या किया था। यहाँ पे इनपुट फील्ड से हमने डेटा लिया है, ठीक है, उसके ऊपर वैलिडेशन करा है। लॉगिन के ऊपर जब क्लिक करते हो, बाकी यहाँ तक पहुंच गए थे ना, ये जो लॉग हो रहा था, ईमेल में इशू और पासवर्ड में इशू। ठीक है। देखो, अभी क्या हो गया कि फॉर्म बन गया है, वैल्यूज निकल आई। अब उन वैल्यूज को तुमको भेजना है सर्वर पे, ठीक है। वैलिडेट भी तुमने कर लिया। और जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि पासवर्ड, सॉरी, ईमेल और उसका जो ईमेल सही है या नहीं है, उसके लिए तुमको मिलता है रेजेक्स, रेजेक्स फॉर ईमेल। ये रेजेक्स वैलिडेशन पे तुम लगाओगे। मिल जाएगी तुमको लाइब्रेरी, वरना ये रेजेक्स का एक्सप्रेशन होता है जो टेस्ट करके बताता है कि कोई पर्टिकुलर ईमेल वैलिड है या नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे तुमको मनचाहा रेजेक्स एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट करके मिल जाता है, जैसा तुम्हें चाहिए। करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो तुम्हारा मेल गया है ना, यहाँ पे अपना मेल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पहुँचा दो, और वो इसको कंपेयर करके बता देगा कि तुम्हारा जो ईमेल है कि वो वैलिड है कि नहीं। ये तो कोई देख लो। इसको यहीं से लॉक कर लो। यहाँ पे लॉक नहीं हो, यहाँ पे तो एम्प्टी है। इधर लॉक करो इसको।
टेस्ट लिख के लॉग इन करूँगा। यू हैव एंटर्ड एन ईमेल, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। ओके किया तो इस ईमेल वैलिड यहाँ पे हमें फॉल्स मिल गया। अब अगर एक प्रॉपर ईमेल कुछ ऐसे ही डालते हैं @gmail.com, इसको बंद किया, लॉगिन किया, इस ईमेल वैलिड जो है वो हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो रजेक्स है ये भी चल रहा है, ठीक। कोई डाउट? अब फॉर्म स्टार्ट ही करा है तो फॉर्म में दिखाते हैं एरर कैसे शो करते हो, ठीक है। जैसे अभी ये रजेक्स की एरर आई थी या जो भी एरर आई थी, ये दिखाई कैसे जाती है, ठीक है। एक स्टेट वेरिएबल ले लो, दोनों चीज़ें काम आएंगी। एक होगा हैज़ एरर, अगर तुम्हारे फॉर्म में एरर होता है तो हैज़ एरर काम आएगा। सेट हैज़ एरर, ये बूलियन वैल्यूज़ है, इनिशियली हमने ले ली फॉल्स की, मतलब कोई एरर नहीं है। और एरर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे कॉल करेंगे सेट एरर मैसेज, इनिशियली एम्प्टी है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इस कंडीशन पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट एरर हैश एरर ट्रू, कि मतलब एरर हो गई है, कुछ तो दिक्कत आ गई है फॉर्म में, पासवर्ड में कुछ इशू था, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया सेट हैश एरर ट्रू, ठीक है। अब एक सिनेरियो ये लो कि ये दोनों तो सही है बट ईमेल जो था वो तुम्हारा इनकरेक्ट था, तो उसके लिए भी ये कर दो, इफ वैलिड ईमेल, और इसके आगे नॉट लगा दिया, मतलब वैलिड ईमेल नहीं है। तो उस केस में भी सेट हैश एरर ट्रू, मतलब इन सारे केस के अंदर कोई ना कोई एरर थी, ठीक है। अब हम मैसेज भी सेट कर देते हैं, सेट एरर मैसेज, एरर मैसेज दे देते हैं कि ईमेल इज एम्प्टी और इज नल, पासवर्ड इज एम्प्टी और नल। इस केस में मैसेज दे देते हैं ईमेल इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब आती है बात इनको मैसेजेस को दिखाने की, ठीक है। मैसेजेस दिखाएंगे कहाँ पे? यूजुअली फॉर्म के नीचे दिखाई दिए जाते हैं एरर को। तो सपोज करो लॉगिन बटन ये है, इसके नीचे हमने एक ई टैग बनाया है, इस पे दे दिया एरर अभी के लिए, ठीक। और भी नीचे जाते हैं इस फॉर्म के, वो करते हैं सेल सेंटर फ्लेक्स, और इसको पहले एक डेफ के अंदर डाल देते हैं। इस डेफ को दिया फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। एरर है तो यूजुअली रेड कलर की होती है, तो उसका टेक्स्ट दे देते हैं टेक्स्ट डैश रेड डैश 400, ठीक। 500 कर देते हैं, और टेक्स्ट डैश एक्स्ट्रा स्मॉल, मार्जिन टॉप 4,
अभी क्या है कि देखो, एरर नहीं है बट फॉर्म पे अभी भी एरर दिख रही है मुझे। तो वही चीज़, कंडीशनली रेंडर, मुझे एरर तब दिखानी है जब एरर होगी। तो एरर कब होगी? जब एरर हैज़ एरर जो है वो ट्रू होगा। तो हैज़ एरर एंड इतना जैसे लिखोगे तो ही यहाँ पे दिखेगी। अभी इनिशियली फॉल्स था तो यहाँ दिख नहीं रही है। और यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो भी हम डायनामिकली एज ए एक्सप्रेशन वो उठाएंगे कहाँ से? एरर मैसेज के अंदर से। ठीक। अब हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं बिना कुछ डाले। तो इसने एरर दे दिया, ईमेल इज एम्प्टी और इज नल। ठीक। अब चलो हम ईमेल डालते हैं कि @gmail.com। अभी लॉग इन करते हैं तो बोलेगा पासवर्ड इज एम्प्टी और इज नल। ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देते हैं, टेस्ट। अब करते हैं लॉग इन। तो देखो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब ईमेल ही गलत डालते हैं, मतलब ईमेल एम्प्टी नहीं है बट गलत है। तो ईमेल इज इनकरेक्ट। तो वैलिडेशन हमारा चल रहा है। अब एक काम ये करना है कि जैसे ही मैं टाइप करना चालू करूंगा ना, तो एरर जो है वो छुप जानी चाहिए। ठीक। अभी देखो छुप नहीं रही है। तो उसके लिए एक छोटा सा चेंज करते हैं। गेट ईमेल वैल्यू फंक्शन जैसे ही कॉल करते हैं तो यहाँ पे सेट हैज एरर जो है ये फॉल्स कर देते हैं। अभी के लिए कि जब वो टाइप करेगा उतनी देर एरर छुपा रहेगा। ऐसे ये टाइप करना चालू करते, मान लो ऐसे करके इसने किया, एरर है। अब वो करेक्ट करने जा रहा है तो एरर नहीं है। फॉर्म समझ में आ गया? बाकी लोग, बाकी लोग तो बचे ही नहीं। रितेश साहू, अभी तुम सोए नहीं? कल तुम सो गए थे। तो तुमको फिर हमने किक किया था। हाँ, कॉल पे ही सो गया था। हम क्या सब चले गए, यही खाली था मीटिंग में और कोई नहीं था। एक दो तो इतने महान थे, 2 बजे के लिए जो पोल करा था कि 2 बजे क्लास करे या ना करे, तो शाम को 7:30 बजे उसने पोल पे करा हाँ कर लो 2 बजे। देखो फॉर्म से काम हो गया तुम्हारा। ठीक है। जैसे ये लॉगिन का फॉर्म है ऐसे साइन अप का फॉर्म बनेगा। डेटा कैसे आना था वो तुमको बता दिया, इनपुट फील्ड से कैसे निकलना है, वैलिडेशन कैसे होना है, एरर कैसे दिखाना है। फॉर्म में इतना ही होता है। होता तो और भी कुछ है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, वो सब एलिमेंट है। जब यूज़ करेंगे तब उनको बताते चलेंगे। अभी फॉर्म का कंपोनेंट ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको टच नहीं करेंगे। और राउटिंग और नेविगेशन ये बताना था। छोटा सा टॉपिक है, मतलब है तो बहुत बड़ा, लेकिन काम भर का ना तुरंत हो जाएगा। इसको बताएं कि कल बताएं? बता दें? ठीक है। देखो, राउटिंग और नेविगेशन दोनों एक ही चीज़ है लगभग। किसी भी वेबसाइट पे तुम जाते हो, तुम सपोज करो यहाँ पे मैंने मोबाइल पे क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ देखो दूसरा पेज ओपन हुआ।
तुमने टुडेज डील पे क्लिक करा तो एक ये दूसरा पेज ओपन हुआ। ऐसे ही किसी पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज ओपन होता है। HTML की भाषा में क्या है कि एंकर टैग यूज कर रहे हो, ठीक है। बट रिएक्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड चलता है तो हम लोग एंकर टैग का यूज नहीं करते। हमको एक लाइब्रेरी मिलती है रिएक्ट से जिसको बोलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम। अब इस लाइब्रेरी को करेंगे इंस्टॉल। यहाँ पे डाला अंदर, ये गया इंस्टॉलेशन, इसका चालू हुआ। लाइब्रेरी हमारे कोड के अंदर इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब चलते हैं ऐप डॉट JSX के अंदर, ठीक है। ऐप JS के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम अभी क्या कर रहे थे, खाली एक ही पेज था हमारे पास, होम पेज या इंडेक्स पेज। उसी पे हम सब कुछ बार बार चला के दिखा रहे थे, कोड कमेंट करते थे फिर दिखाते थे, ठीक है। अब ये वाला दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि अब हम अपने खुद के ना राउट बना पाएंगे, राउट या अपने खुद के पेजेस बना पाएंगे। मतलब जब भी क्लिक करोगे स्लैश के बाद कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं इसके अंदर। const routes is equal to, यार रुको, ये ये था हमारा ऐप। इसके ही अंदर हम लोग सीधा सीधा बनाते हैं, इसको करते हैं पूरा का पूरा कमेंट। देखो राउट्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ब्राउज़र राउटर। देखो इंपोर्ट में दिखा रहा है ब्राउज़र राउटर कहाँ से आया, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी थी रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लिया ऐसे। यहाँ पे ब्राउज़र राउटर जो है वो मेरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर आता है राउट। अब इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हम लोग अपनी राउट बनाएंगे। राउट क्या होते हैं, वही जो पेजेस हैं वो हम बताएंगे कि ये फला फला पेज है हमारा। तो अब हमको इसमें देना पड़ता है पाथ, कि भाई कौन से पाथ पे क्या मिलेगा। अब मान के चलो एक पाथ है हमारा स्लैश, ठीक है। स्लैश पे हमको कोई एलिमेंट दिखाना है, जो जो भी कंपोनेंट हमको दिखाना है या जो भी पेज दिखाना है वो हम एलिमेंट इज इक्वल टू करके यहाँ पे दिखाएंगे। अब चलो एक काम करते हैं, एक पेज बना लेते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेजेस। अब इस पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक पेज बनाते हैं जिसको बोलते हैं होम पेज डॉट, या लॉग इन पेज, थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा जो भी लॉग इन फॉर्म बनाया है, लॉग इन पेज डॉट JSX। तो रुको, स्लैश लॉग इन पे बनाओ और एक बना लो केवल होम पे, और उस वाले पेज का नाम दे दो होम पेज डॉट JSX। एक होम पेज का छोटा सा कंपोनेंट बनाते हैं, होम पेज माई होम पेज। ठीक है, एक होम पेज हमने बना लिया, थोड़ी CSS लिख दी।
और इस होम पेज को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक। ऐसे यहाँ पे हम लॉगिन वाले लॉगिन, हाँ लॉगिन पेज बनाया था ये। अब इस लॉगिन पेज पे भी सेम ही काम करते हैं इसके जैसा। इसको देते हैं लॉगिन पेज और ये हो जाएगा लॉगिन पेज, माई लॉगिन पेज। प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ तकलीफ आई इसको, क्या दिक्कत आई? अच्छा, अभी इसको दिक्कत आई अनएक्सपेक्टेड टोकन लॉगिन फॉर्म ऐप जेएस लाइन नंबर 93। Route is only ever be used। ओ, देखो ब्राउजर राउटर के अंदर एक और कंपोनेंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं राउट्स। इस राउट्स के अंदर ये राउट आएगा। ठीक है। अभी भी स्क्रीन पे कुछ दिखा नहीं, और वो शायद इस वजह से नहीं दिखा। देखो अभी क्या है, जो स्लैश होता है ना, वो इंडेक्स का पेज होता है और वो होता है रूट पेज। तो रूट पे हमने बोला है कि मुझे होम पेज दिखाना है। ठीक है। स्लैश लॉगिन पे मुझे जाना है, तब मुझे लॉगिन वाला पेज दिखेगा। अगर मैं इसी पे आके स्लैश लॉगिन लगाता हूँ तो मुझे अपना लॉगिन पेज दिख जाएगा। ठीक है। आप करना ये कि लॉगिन के पेज पे जो फॉर्म बनाया था वो यहाँ पे शो करा देते हैं। ठीक है। वो था हमारा लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। देखो आ गया तुम्हारा लॉगिन फॉर्म पूरा का पूरा। यही राउटिंग है। क्या? हम्म, ये बिल्कुल न्यू पेज है। देखो ये लॉगिन पेज एकदम फ्रेश पेज है। होम पेज ये एकदम फ्रेश पेज है। ठीक है। इस लॉगिन पेज के अंदर हमने जो लॉगिन फॉर्म बनाया था उसको इस्तेमाल करा है। देखो यूआई भी बनने लगा। पकड़ पा रहे हो ना कि क्या हुआ? अब एक काम करते हैं, अभी देखो लॉगिन पे जब हम क्लिक करते थे, किसी को डाउट आया? अच्छा, देखो लॉगिन पे अभी हम क्लिक करेंगे तो एरर भी आ रही है, सब कुछ प्रॉपर आ रहा है। ठीक है। अब इसी लॉगिन के बटन पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, होम पेज पे जाएंगे। देखो होता ही है ना कि अगर अमेजोन खोलते हो तो लॉगिन करते हो, यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो, फिर लॉगिन बटन पे प्रेस करते हो, वो रीडायरेक्ट कर देता है तुमको कहाँ, होम पेज पे, जहाँ पे उसके सारे के सारे प्रोडक्ट है ना। तो कुछ कुछ वैसा ही ट्राई करते हैं कि लॉगिन फॉर्म के अंदर गए। लॉगिन फॉर्म का जो कोड था वो हैंडल लॉगिन यहाँ से कॉल हो रहा था। अभी के लिए एपीआई हमने नहीं लगाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एपीआई भी लगाएंगे
और अभी के लिए इसको डायरेक्टली नेविगेट करते हैं। देखो हुक्स का तुम लोगों को बेसिक आइडिया मैंने दिया था कि हुक्स क्या होता है, ठीक है। इस पे भी राउट करने के लिए हम लोग हुक का इस्तेमाल करेंगे, और उस हुक का नाम है यूज नेविगेट, ठीक है। और इस वाले हुक को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें कुछ स्क्वायर ब्रैकेट टाइप नहीं लगाते, सीधे लिखते कॉन्स्ट नेविगेट, मतलब इसका एक रेफरेंस ले लिया और बता देना होता है यहाँ पे नेविगेट कहाँ पे करना है, मुझे स्लैश पे करना है। मतलब जिस भी पाथ पे करना है मैंने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर जगह पे नेविगेट कर जाओ। अभी करेंगे तो एम टी आर वगैरह आएगा, ए बी सी। देखो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करा, ये राउट करके चला गया होम पेज पे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, 3 क्लासों में एकदम रिएक्ट के कंसेप्ट क्लियर होने लगे ना। देखो कितना कुछ बनने लगा टुकड़ों में। बाकी 2 क्लास में एपीआई से डेटा भी आने लगेगा, बहुत कुछ होने लगेगा। अब ऐसे ही मान के चलो, होम पेज पे है, ठीक है। कल को जैसे ऐड टू कार्ट करते हो तो एक ऐड टू कार्ट की एक अलग स्क्रीन होती है, ठीक है। तो उसका भी एक मतलब एक पेज ही होता है। तो ऐड टू कार्ट डॉट JSX SFC ऐड टू कार्ट पेज, इसके अंदर का सामग्री पूरी कॉपी कर देते हैं। लॉग इन फॉर्म हटाते हैं, सीधा यहाँ पे लिखते हैं टू कार्ट पेज। और इस पेज को रजिस्टर करना पड़ेगा राउट्स के अंदर। इसको नाम देते हैं स्लैश कार्ट, और कार्ट पे कॉल करते हैं ऐड टू कार्ट पेज। अब यहाँ पे स्लैश कार्ट पे अगर हम जाएंगे तो ऐड टू कार्ट वाले पेज पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा यूजेबल बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस लास्ट टॉपिक है। देखो एक लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं रिएक्ट आइकन, बताता हूँ क्या है। रिएक्ट आइकन लाइब्रेरी के अंदर तुमको सारे के सारे आइकन्स मिल जाएंगे। इस लाइब्रेरी को तुमको करना है इंस्टॉल अपने प्रोजेक्ट के अंदर, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। और इसको चलो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा कि है क्या डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे जाते हैं, देखो सारे के सारे आइकन्स जो है वो तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बूटस्ट्रैप के जो आइकन है वो मिल जाएंगे, फ्लैट आइकन है, रंग बिरंगे, सब कुछ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे ही आइकन्स तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे अपना आइकन सर्च करते हैं कार्ट। मान के चलो हमको ये वाला आइकन यूज़ करना है। वैसे मैं जो प्रेफर करता हूँ मटीरियल आइकन है ये। यहाँ पे बस सर्च करो कार्ट, ये है। अगर इसे मुझे यूज़ करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो ये, इसको इंपोर्ट कर करो होम पेज पे, और आइकन का नाम जो भी था वो ये लिखा होता है नीचे। तो कार्ट यूज़ कर रहे थे, ये है कार्ट, इसका नाम कॉपी करा
और इधर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो आइकन है ना, ये अब हमारे कोड के अंदर अवेलेबल है। इसको जैसे यूजुअल जो कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल करना होता है वैसे ही बस इस्तेमाल कर दो। तो अब अगर होम पेज पे जाओगे तो देखो कार्ट का आइकन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी जस्टिफाई सेंटर और इसको हटाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसको करते हैं डिफ के अंदर डालते हैं और इसको देते हैं नाम अमेजोन क्लोन। ठीक, ये नीचे है, इसको क्लास नेम दिया फ्लेक्स और इसको दिया जस्टिफाई बिटवीन। तो और हाँ, इसको दिया डब्लू डैश फुल, विड्थ फुल लिया। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पी एक्स दे देते हैं, पैडिंग पैडिंग दे दी मैंने 4। नीचे आ गया, वाई पे पैडिंग दे दी 4, यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अमेजोन क्लास नेम क्या होता था, टेक्स्ट डैश फॉन्ट होता है, फॉन्ट डैश बोल्ड। इसके ऊपर जो शॉपिंग आइकन है इसके ऊपर ऑन क्लिक लगाते हैं, एक क्लास नेम देते हैं इसके ऊपर, कर्सर पॉइंटर। तो ये क्या होगा कि जैसे ही लेके जाओगे आइकन जो है वो पंजे के निशान में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो ये मुझे लेके जाएगा कार्ट वाले पेज पे। तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और यूज नेविगेट को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर कॉन्स्ट। और नेविगेट मुझे कहाँ कराना है, यहाँ मैं डायरेक्टली फंक्शन लिख दे रहा हूँ, एनोनिमस फंक्शन स्लैश कार्ट, कार्ट वाले पेज से मुझे लेके जाओ। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो ये मुझे कार्ट वाले पेज पे लेके चला गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्या करना हो? समझा नहीं। तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है, माइक्रोफोन में तुम्हारा इशू है। चैट पे लिख दो जो भी डाउट हो। आवाज़ नहीं आ रही है। अब बस करते हैं आज के लिए।